आज मैं आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूँ। मैंने आपसे कहा था कि आपकी परीक्षा तक कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आऊँगा जो आपकी परीक्षा में आने के पूरे चांसेस हैं। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है? तो आइए समझते हैं। तो जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। विभिन्न अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक, तो अवयवी रंगों के विभाजन के इस क्रम को हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। विबग्योर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनमें रंगों का क्रम क्या होगा? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। हम याद रखने का तरीका क्या रखेंगे? इस शब्द को याद रखेंगे और इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? विबग्योर इस तरीके से, और हिंदी में इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ठीक, रंगों के अवयवी रंगों का ये बिखर जाना, इसी को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक, प्रश्न अगर पूछे कि स्पेक्ट्रम क्या है, तब भी यही कहेंगे, श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म द्वारा अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना स्पेक्ट्रम कहलाता है या वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक, अब इसमें हम जानेंगे कि ये जो रंग हमको दिए गए हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, इनकी ये रंग दिए गए हैं और उनके सामने उनकी कुछ तरंग दैर्घ्य दी गई है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि तरंग दैर्घ्य क्या है। तो देखिए, हमने इधर दिखाया है तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, होता क्या है, जब कोई प्रकाश तरंग चलती है तो वो इस प्रकार से चलती है, आधा चक्र ऊपर और आधा चक्र नीचे। जो उठा हुआ चक्र है उसे हम क्या कहेंगे? श्रृंग, और जो नीचे दबा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? गर्त। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी वेव कहलाती है, तरंग। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं कि एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ दिखाया है एक तरंग बराबर एक श्रृंग प्लस एक गर्त। तो हम जान गए कि वेवलेंथ होती क्या है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य कितना है? 7800 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम। यहाँ मैंने एंगस्ट्रॉम के बारे में दिखाया है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर। ठीक, तो अब इनमें से इन सभी रंगों में से किसी भी रंग की तरंग दैर्घ्य पूछ सकता है। एक नंबर में इस प्रश्न पूछेगा कि पीले रंग की तरंग दैर्घ्य क्या है, जामुनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या है, या बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या है। ठीक, तो हमको ये याद रख लेना है, और इसको याद करने का एक तरीका मैं बता दूं। आपको केवल ये इतना याद रखना है, और आपको केवल ये इतना याद रखना है। ठीक है, अब ये कहेगा कि श्वेत प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है। श्वेत प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम। क्या लिखेंगे? 7800 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, कहीं कहीं पर लिखा होता है नैनोमीटर में। नैनोमीटर क्या होता है? एक नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर। ठीक, अगर इसको हम नैनोमीटर में बदलेंगे, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 है। अब इसे हम नैनोमीटर में बदलेंगे, यहाँ पावर -9 है, तो एक पावर कम हो जाएगी। एक पावर कम होने से मतलब कि यहाँ पर एक जीरो कम हो जाएगी। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 780 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक। ठीक, तो हमने बताया था कि हमको क्या रखना है? 7800 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम।
अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, इसको याद रखने का। ठीक है, हमको ये भी याद रखना है, हमको ये भी याद रखना है, और उस हिसाब से हमको ये भी याद रखना है। ठीक, तो मैं तरीका बताता हूँ याद करने का। यहाँ 7800 से कितना हो गया? 6400। कितना कम हो गया? 14। 14 कम हो गया। उसके बाद 14 के बाद यहाँ 6400 से कितना हो गया? 6000, यानी कि कितना कम हुआ? 4 कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ 4 कम हो गया। अब 6000 से ये कितना कम हो गया? 3 कम हो गया। ठीक, यहाँ पर 6000 से 5700 हो गया। अब 5700 से कितना हो गया? 5000। अब कितना कम हो गया? 7000। ठीक, अब 5700 से 5000 हो गया। अब 5000 से कितना हुआ? 4600। इसका मतलब कितना कम हो गया? 4 कम हो गया। 4 कम होने के बाद यहाँ 4600 से कितना हो गया? 4300। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। ठीक, अब 4300 से कितना कम हो गया? यहाँ पर रहेगा 43। ठीक, यहाँ 4300 से कितना हो गया? 4000। तो यहाँ भी कितना हो गया? 3 कम। अब आपको यही नंबर याद रखना है। अगर प्रश्न आ जाए, इनमें किसी भी रंग की तरंग दैर्घ्य आ जाए, तो इस नंबर से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, कुल कितने रंग हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म बन गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्रमशः ऐसे ही हम घटा घटा करके बीच में कोई भी अगर पूछी जाती है तो उसका हम निकाल सकते हैं। अच्छा, एक मैंने और लिखा हुआ है, प्रकीर्णन ये अनुपातिक होता है 1 तरंग दैर्घ्य की घात 4 के। ठीक, अब इसी से प्रश्न पूछेगा कि सबसे अधिक किस रंग का विचलन हुआ है। याद करिए, पिछले टॉपिक में मैंने अपवर्तन बताया था और ये कहा था जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अब ये देखिए, श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रिज्म कांच का होता है और बाहर क्या है? वायु। तो ये अवलंब की ओर क्या होगा? झुक जाएगा। अगर हम यहाँ पर अवलंब मान लें इस प्रकार से, ठीक, तो अवलंब की ओर क्या हो गया? ये झुक गया। ठीक है, तो अब ये 7 अवयवी रंगों में विभाजित भी हो गया। 7 अवयवी रंगों में विभाजित भी हो गया, तो इन रंगों का क्रम ही हो गया। अब इस प्रश्न में ये पूछेगा इसमें कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का हुआ, तो हम क्या कहेंगे? बैगनी। या बैगनी ना दे करके बीच वाले कोई भी 2 या 3 या 4 रंग दे दे और उससे ये पूछे कि सबसे ज्यादा अधिक विचलन किसका हुआ, तो हम इन रंगों के क्रम के आधार पर हम बता सकते हैं। विबग्योर को लिखेंगे नीचे से ऊपर की ओर, और हम बता सकते हैं कि जो पहले जो ऊपर लिखा हुआ, जो सबसे ऊपर है, अगर हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो विचलन कम होता जाएगा। इस प्रकार से अगर हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो विचलन कम होता जाएगा, क्योंकि यहां से ये मुड़ी और फिर मुड़ी। ठीक, तो जो ये किरण सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये कैसी हो गई? नीचे की ओर मुड़ गई। तो हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, सबसे ज्यादा बैगनी का, उससे कम जामुनी का, उससे कम नीला, उससे कम हरा, उससे कम पीला, उससे कम नारंगी और सबसे कम लाल का। ठीक, तो विचलन के बारे में पूछेगा या अपवर्तन के बारे में पूछेगा तो एक ही बात है। ठीक, अच्छा, अब हम आते हैं प्रकीर्णन के बारे में। प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का वायुमंडल में धूल कणों और जलवाष्प के माध्यम से प्रकाश का बिखराव हो जाना, इसे हम कहते हैं प्रकीर्णन। ठीक, प्रकाश का वायुमंडल में धूल कणों द्वारा, वाष्प द्वारा चारों ओर फैल जाना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। और ये किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य की घात 4 पर निर्भर करता है। इस सूत्र से हम ये पता कर सकते हैं कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी तो प्रकीर्णन कम होगा, और प्रकीर्णन कम होगा तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी। अब यहां से हम देख सकते हैं
कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है? लाल रंग की। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग की है। भाई एंगस्ट्रॉम में हर जगह 10 की पावर -10 रख देंगे तो सबसे ज्यादा यही तो है 7800। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है? लाल रंग की। ठीक, और सबसे कम किसकी है? बैगनी की। अब यही प्रश्न पूछेगा कि सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है, तो विचलित तो बैगनी ही हुआ था, और सबसे कम विचलित कौन हुआ था? लाल। लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन विचलन का जस्ट अपोजिट है, विपरीत है। अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो प्रकीर्णन कम होगा, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो प्रकीर्णन कम होगा। इसी वजह से लाल रंग को खतरे का निशान बनाया गया। यानी कि ये प्रकीर्णन का मतलब हमने बताया था कि प्रकाश का वायु और जलवाष्प द्वारा बिखराव हो जाना। अब इस लाल रंग का बिखराव कम होगा, ये कम फैलेगा, यानी कि एकत्रित ज्यादा रहेगा, तो हमें ये दूर से दिख जाएगा। तो ये हमें लाल रंग दूर से दिख जाएगा, इसलिए लाल रंग को ही खतरे का निशान बनाया गया, ताकि अगर हमें ये दूर से दिख जाए तो हम सावधान हो जाए। ठीक, उम्मीद है आप ये सारा कुछ समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को 1 से 2 बार या 3 बार भी देख सकते हैं, और इससे संबंधित कुछ भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और आप हमें ये बताइए कि आपको किस टॉपिक पर प्रश्न चाहिए, जिससे मैं आपको उपलब्ध करा सकूं और आपकी कुछ मदद कर सकूं। और वीडियो अगर आपको जरा सा भी पसंद आया तो अपने अपने साथियों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी आपके लिए मैं वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।